इसी स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। और बाहरी जननांग को एक बात सबक ध्यान रखना, जो मादा के बाहरी जननांग है, मादा के बाहरी जननांग, इसको भंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंग बोलते हैं। अगर इंग्लिश का शब्द यूज करूं तो वाल्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाल्वा बोलते हैं। या एक्सटर्नल जेनिटिलिया हम जानते ही हैं। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? जगन सेल है, जगन सेल, जगन सेल आ गया। और बता सकते हो कोई? हाँ जी, बहुत सी चीजें हैं जिनका नाम आप किताबी भाषा में नहीं जानते हो, सिंपल भाषा में जानते हो। मैं बता देता हूं, जगन सेल, वृहद बंगोष्ठ, लघु बंगोष्ठ, प्रघान, क्लाइटोरिस, ये जो शब्द है ये सारी बाहरी जननांग से संबंधित हैं। हम पढ़ेंगे कौन सा पार्ट कौन सा है डायग्राम के साथ। डायग्राम आपके सामने है, थोड़ा सा साइड में कर देता हूं मैं इसको। ये लो साहब, कर दिया मैंने थोड़ा साइड में। अब आपने देखा होगा फीमेल का जो बाहरी जननांग होता है उसके ऊपर एक गद्दी नुमा, वसा में उत्तक की बनी गद्दी नुमा जो संरचना है, ये वाला पार्ट, ऊपर का पार्ट, वसा में उत्तक की बनी गद्दी नुमा संरचना क्या कहलाती है साहब? जगन सेल कहलाती है। जगन सेल कहलाती हैं। और जगन सेल को ही बोलते हैं साहब मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। जगन सेल पे क्या है? पहली बात ये गद्दी नुमा संरचना आ गई। दूसरी बात इस पे रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं, जिसको हम बाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है वृहद बंगोष्ठ, जिसे हम जानते हैं लेबिया मेजोरा के नाम से। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? वृहद बंगोष्ठ बोला जाता है। वृहद बंगोष्ठ, या फिर बोले तो लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। अब लेबिया मेजोरा में क्या होता है? वसा में उत्तक का एक जोड़ा अनुदैर्घ्य वलन है। ये अनुदैर्घ्य वलन है जो वसा उत्तक के बने होते हैं। किसके बने होता है? वसा उत्तक का बना होता है। इस पर भी रोम पाए जाते हैं। इस पर भी क्या होते हैं? रोम पाए जाते हैं। अब यदि वृहद बंगोष्ठ के अंदर की तरफ देखें तो ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। इसमें बाल नहीं होते, ध्यान रखना भाई, इसमें बाल नहीं होते। ये भी वसा उत्तक का एक जोड़ा वलन है। वसा उत्तक का बना हुआ एक जोड़ी वलन है, एक जोड़ी अनुदैर्घ्य वलन है। यानी दो प्रकार के आ गए, वृहद बंगोष्ठ और लघु बंगोष्ठ। और यह क्या कर रहा है? ये जो अंदर का पार्ट जो बच गया, चलो पेन चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा, ये जो अंदर का पार्ट बच गया यहाँ का, ये पार्ट कहलाता है प्रघाण। क्या कहलाता है? प्रघाण। यानी लेबिया माइनोरा क्या करता है साहब? प्रघाण को घेरता है। किसको घेरता है? प्रघाण को घेरता है। ये ध्यान रखना, घेरे रखता है। और प्रघाण को ही बोलते हैं वेस्टिबुल। क्या बोलते हैं? वेस्टिबुल। इसके बाद आता है भंग शेप यानी क्लाइटोरिस। मैंने एक नाम आपको बताया था, वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ फिर मैं बताता हूँ। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आपको पता है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? लघु बंगोष्ठ। लघु बंगोष्ठ यानी लेबिया माइनोरा है। अब लेबिया माइनोरा जो पार्ट है, इसी के ऊपर जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं उस जगह पे एक छोटा सा अंगुली जैसा प्रवर्ध मिलेगा इस प्रकार से, जिसे बोलते हैं भंग शेप, भंग शेप, या फिर जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। ये दिखाई दे रहा है क्या? कमेंट में बता सकते हो आप। क्लाइटोरिस शब्द या ऐसे लिख दूं, क्लाइटोरिस। ठीक है। और क्लाइटोरिस क्या है? अब इसके बारे में दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं। पहला बात यह है इरेक्टिल होता है। पहला बात ये क्या होता है? इरेक्टिल होता है, यानी मैथुन इच्छा जागृत करने का वर्क करता है। दूसरा बात नर के शीशन के समजात अंग है। शीशन के समजात अंग है। जैसे शीशन की उत्पत्ति हुई है वैसे ही इसकी उत्पत्ति हुई, उसी के समान इस अंग को माना जाता है। इसके बाद एक पार्ट और बच गया अपना, कौन सा? वेस्टिबुल यानी प्रघाण। चलो अभी हमने पढ़ा लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा जहां पे ऊपर मिल रहे हैं वहां पे एक छोटी सी संरचना होती है, उसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस एक इरेक्टिल अंग है, नर के शीशन के समजात हैं। ये ध्यान रखना। और आगे देखता हूं मैं एक डायग्राम और है क्या है। अब पढ़ते हैं प्रघाण के बारे में। देखो साहब, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है ये कहलाता है प्रघाण। ये क्या कहलाता है? प्रघाण कहलाता है। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देता हूं ताकि समझने में सही रहेगा। यहाँ पे एक ऊपर छिद्र होता है इस प्रकार से, एक छिद्र होता है यहाँ पे,
ठीक है। जो ऊपर वाला छिद्र है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। यानी प्रगाढ़ में दो छिद्र पाए जाते हैं। ये एक दरारनुमा संरचना है। प्रगाढ़ क्या बोलते हैं? दरारनुमा संरचना है जिसमें दो छिद्र पाए जाते हैं। ऊपर वाला जो छिद्र होता है वो मूत्र मार्ग है और नीचे वाला जो छिद्र होता है उसे हम बोलते हैं जनन पथ। जनन पथ भी बोल सकते हैं, ऐसे रास्ता है, या फिर इसको बोलते हैं योनि। क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। अब एक शब्द और आता है जिस सिंपल भाषा में आप सभी सील किया करते हो, तो उसके बारे में सुन लो। जो योनि को बाहर से घेरे हुआ वाला जो ये पार्ट है ये कहलाता है साहब हाइमन। हाइमन क्या कहलाता है? ये हाइमन कहलाता है, जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम सील बोलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ये चीजें आपको बता दी हाइमन को क्या बोलता है, तो एक चीज और भी सुनो। हाइमन के न होने और होने से स्त्री की वैजनिटी को हम नहीं आंक सकते। हाइमन कभी भी भंग हो सकता है। ये जरूरी नहीं है सेक्स प्रोसेस के दौरान ही हाइमन भंग होता है, लेकिन और भी ऐसी क्रियाएं हैं जिसके दौरान हाइमन भंग हो सकता है। उन क्रियाओं के बारे में मैं आपको बता दूं। कैसे भंग होने का कारण देखते हैं इसका। कभी कभार क्या है, तेज धक्का लग जाता है, उसके कारण भी भंग हो सकता है। दूसरा, जोर से गिरने से भी भंग हो सकता है। जोर से गिरने से भी भंग हो सकता है। और तीसरी बात बता दूं मैं आपको, योनि में टेम्पोन को घुसेड़ने से भी भंग हो सकता है। योनि में टेम्पोन को घुसेड़ने से भी ये भंग हो सकता है। अब टेम्पोन मैं आपको बताऊंगा। मासिक स्त्राव के दौरान यूज किया जाने वाला एक छोटा सा गद्दी में संरचना होती है, जैसे स्टेफे को यूज किया जाता है, तो ये टेम्पोन क्या योनि के अंदर लगता है, उसे भी मासिक स्त्राव के दौरान यूज किया जाता है, तो उसके दौरान भी ये भंग हो सकता है। इसके बाद साइकिल चलाने से, घोड़े पर चढ़ने यानी घुड़सवारी के कारण भी भंग हो सकता है। और मैथुन क्रिया के दौरान भी ये भंग हो सकता है। तो इन सभी कारणों से ये भंग हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है भी जो स्त्री की वैजनिटी नहीं है वो किसी न किसी मर्द के साथ या किसी न किसी आदमी के साथ रिलेशन बना चुकी हैं। ठीक है। मैथुन क्रिया का एक ही कारण आया, बाकी देखो बहुत से कारण आ गए। ठीक है। एक चीज और बता दूं, कई बार क्या है, ऐसी बातें भी होती है मैथुन क्रिया के बाद भी हाइमन बना रहता है। मैथुन क्रिया के बाद भी हाइमन बना रहता है। अब सील कितने टाइप की है ये एनसीईआरटी में नहीं है, यानी हाइमन कितने प्रकार का होता है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। अगर दिया गया होता तो मैं आपको वो भी बताता। आप यहीं तक देखो। ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं साहब इसमें क्या कोई ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो योनि का माध्यम अम्लीय बनाते हैं। इसी के साथ एक चीज और बता दूं मैं आपको, योनि के अंदर योनि द्वार है। जो योनि द्वार है ये वाला पार्ट योनि द्वार जो दिखा रखा है, इस योनि द्वार पे दोनों ओर, यहाँ पे योनि द्वार पे दोनों ओर बार्थोलिन की ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि होती है? बार्थोलिन की ग्रंथियां यहाँ पे पाई जाती हैं। बार्थोलिन की ग्रंथियां यहाँ पे पाई जाती हैं। और इन ग्रंथि का काम क्या है? मैथुन इंछा जागृत करना। मैथुन इंछा जागृत करना। चलो साहब एक ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया। क्या इसके पास और भी ग्रंथियां होती हैं? इसी के साथ एक चीज और बता दूं, यह जो ग्रंथि है वो क्षारीय स्नेह का स्त्राव करती है, यानी यह क्षारीय स्नेह का स्त्राव पैदा करती है। क्या हो गया? चलो, क्षारीय स्त्राव करती है ये। और यह स्त्राव क्या करता है? मैथुन क्रिया के दौरान स्नेहक का काम करता है। स्नेह का काम यानी चिकनाई पैदा करने का काम यह करता है। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। इसके पास में होती है पेरिनियल की ग्रंथियां। यहाँ पे इसके पास मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये देखो व्हाइट कलर से मैंने बना दी। ये होती है पेरिनियल की ग्रंथियां। पेरिनियल की ग्रंथि। और पेरिनियल की जो ग्रंथि है इसका वर्ग भी मैथुन इंछा जागृत करना है। मैथुन इंछा जागृत करना। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। चलो जी, आज हम फीमेल के बाहरी जननांग के बारे में भी टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना फीमेल के जननांग से संबंधित है। फीमेल के जननांग से जुड़ा हुआ है सतन ग्रंथियां, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और आज क्लास पे वाचिंग करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यही क्लास कल शाम को दोबारा होगी जीसीआई प्लेटफॉर्म पे। तो एक बार यदि आज जो यहाँ पे नहीं देख पाए हैं पूरी क्लास, वो वहां पे भी देख ले। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल अपना ग्रुप पे, और उससे पहले मिलेंगे हम जीसीआई प्लेटफॉर्म पे। भादरा।